द ग्रेट अवेकनिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर उस इवेंट के लिए मिलकर तैयार हो रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कॉन्शियसनेस का एक शिफ्ट हो रहा है। जिस तरह वो अब तक फंसी हुई थी उसके बियॉन्ड कॉन्शियसनेस जा रही है। इसमें कुछ इस तरह की कॉन्सेप्ट या शब्द आते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने होते। नेचुरल है, अब तक का सिस्टम ऐसा था, इसके बियॉन्ड जाना है, इसीलिए इस तरह के शब्द प्रकट होते हैं। जब भी कॉन्शियसनेस रेडी होती है, इंफॉर्मेशन अपने आप आती है। गुरु शिष्य के पास पहुंचता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता। जब भी शिष्य रेडी होता है, गुरु पहुंच जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब भी कॉन्शियसनेस रेडी होती है, इंफॉर्मेशन अपने आप आती है। अदरवाइज वो कॉन्शियसनेस उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे ही एक शब्द है एनर्जी हार्वेस्टिंग या लूश। हम लोगों ने सनातन धर्म में इस शब्द को नहीं सुना था, कम से कम मैंने नहीं सुना था। अब ये शब्द सुनाई दे रहा है और इसकी सिग्निफिकेंस पता लग रही है। सो एनर्जी हार्वेस्टिंग या लूश क्या है, इसको समझते हैं और फिर इससे हम किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या है? एनर्जी जो दिखती नहीं है लेकिन काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आप खाना बनाते हैं, माँ खाना बनाती है बच्चे के लिए, घर में कुक या मेड खाना बनाते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना मिलता है। खाना वही है लेकिन बनाने वाले की एनर्जी खाने के अंदर आ जाती है। माँ का प्रेम, कुक का सैलरी के लिए बनाना, भावनाओं के बिना। और रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे हैं, बहुत लंबे वर्किंग आवर्स हैं, गर्मी है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सैलरी कम है, वो फ्रस्ट्रेशन खाने में आना। बिना दिखते हुए भी खाने के अंदर जिस चीज का असर है वो एनर्जी है। इसी तरह हम मानते हैं कि किसी पर्सन से मिलके एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि वो एनर्जी वैम्पायर हैं या एनर्जी सकर हैं, उनके पास जाने से एनर्जी खिंच जाती है। किसी दूसरे के पास चली गई, एनर्जी ड्रेन हो गई, दिखती नहीं लेकिन एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ये एनर्जी है। मेल और फीमेल जब क्लोज होते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो भी एनर्जी ड्रेन हो सकती है अगर वो डिफरेंट एनर्जी के लेवल पे हों। हमारी स्पाइन में 7 चक्र हैं। हर एक पर्सन अपनी एनर्जी के लेवल पे किसी एक चक्र में है। अगर वो बराबर के लेवल हैं तो एनर्जी एनी हाउ नहीं ड्रेन होती। लेकिन अगर एक पार्टनर हायर लेवल पे है, एग्जाम्पल के लिए वो हार्ट चक्र में है और दूसरा पार्टनर मूलाधार में है, तो एनर्जी हायर से लोअर की ओर बह जाएगी। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, एनर्जी भी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो जाती है। एक पार्टनर जो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो लगातार उसको लेने के लिए उसकी डिजायर खत्म नहीं होती, और जो दे रहा है वो ड्रेन फील करता है। इवन इन दैट केस एनर्जी एक्सचेंज होती हैं और एनर्जी ड्रेन होती हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि एनर्जी है। अब एनर्जी हार्वेस्टिंग या लूश क्या है? जो ह्यूमन की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को क्या एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो दैट इज एनर्जी हार्वेस्टिंग। मतलब ह्यूमन के इमोशन किसी और का भोजन अगर बन सकते हैं तो ये एनर्जी हार्वेस्टिंग है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? बहुत सारे लोग जो कभी कभी आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल कर सकते हैं, इट इज लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस बट कॉन्शियसली, वो लोग देखते हैं कि किस तरह एनर्जी सक की जाती है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है। इसके अलावा हमारे समय में मूवीज आई मैट्रिक्स, उस मूवी में बताया गया कि ह्यूमन इमोशंस एक बैटरी के रूप में काम करते हैं। ये जगत सिमुलेशन है। इस जगत को चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, ये एनर्जी ह्यूमन इमोशंस है। इमेजिन करें कि एक ऐसा सिस्टम जो इन आपकी भावनाओं को एक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर कर सके, दैट इज एनर्जी हार्वेस्टिंग, दैट इज लूश। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जगत बहुत हायर बीइंग ने बनाया है, उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। धरती के मानव उनका भोजन है, उनकी भावनाओं, उनके इमोशंस का दुरुपयोग किया जाता है, इसीलिए धरती पे कभी भी मानवता सुख से नहीं रह पाई। आप अपने कॉन्सेप्ट से मान सकते हैं कि कभी सतयुग था, वो बहुत अच्छा था, अब कलयुग है। ये विचार भी आपके अंदर डाल दिया गया है कि आप कभी भी सोच ना पाए कि धरती पर हमेशा से ही इस तरह का जीवन था।
आप त्रेता युग की कहानियां सुनिए। राक्षस लोग सन्यासियों को तंग करते थे, इसीलिए दशरथ जी से उनके बेटों को गुरुजी मांग के ले गए राक्षसों का वध करने के लिए। इट मीन्स कि वहां पे भी यही तरह के सरकमस्टांसेस थे, नारियों के साथ जो होता था वो सब हमने देखा है, रामायण में त्रेता युग की कहानियों से सुना है। इवन अहिल्या को पत्थर बन के जीवन बिताना पड़ा। ये सब उन्हीं भावनाओं का दुरुपयोग है जो हमेशा से धरती पे थी, सिर्फ हम उनको जान अब पा रहे हैं। सो हमारी भावनाएं उनका भोजन है। इस मैट्रिक्स को सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो हमारी भावनाओं से हो रही है। भावनाएं कब होती हैं? जब हम बहुत डरते हैं, एक्सट्रीम खुश होते हैं या रोते हैं, प्रेम में हमारा दिल जुड़ता है तो भावनाएं पैदा होती हैं। इसी तरह क्रिकेट फुटबॉल के मैच जिनकी दीवानगी है उसमें भावनाएं पैदा होती हैं। और स्पेशली अगर हमारा अपोनेंट एक ऐसा देश हो जो हमारा दुश्मन है, तब तो ये भावनाएं और पीक पे होती हैं। रिलीजियस सेरेमनी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे भी ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। धार्मिक जगहों के बारे में जब बात होती है जिनसे हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, कभी कभी हम किसी जगह जाते हैं तो बड़ा हल्कापन महसूस करते हैं। फिर लोग ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि लूश यहाँ पर किस तरह काम करती है। जैसे दिल्ली में कोई आता है तो उसको बड़ा भारीपन एटमॉस्फेयर में, या दिल्ली या किसी भी बड़े शहर के एटमॉस्फेयर में वहाँ पे जो लेयर है वो भारीपन है, अगर वो हट जाए तो हल्कापन लगेगा। ऐसे ही किसी जगह पे जब हम जाते हैं और वहाँ पे हमारी एनर्जी का वो जो सक कर लिया गया और हमें हल्कापन लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हमें हल्कापन उस जगह की एनर्जी के कारण हुआ। एनर्जी सक हो गई, इसके कारण वो हट गया और हम अपने आप को लाइट महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं और हमारे आंसू आ जाते हैं। अगर ये एनर्जी के सेंटर ऐसे हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? आपकी अपनी भावनाएं उस जगह पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। मैं आपको एक अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अपनी आध्यात्मिक जर्नी के शुरू में सुना कि एनलाइटेंड बीइंग से मिलने से चेतना का विकास होता है, तो मैं एनलाइटेंड बीइंग से मिलने की कोशिश करता था। उस समय मैंने सुना और सोचा कि दलाई लामा जी के साथ मिलूं तो बहुत अच्छा हो। कोशिश की, मिलना नहीं हो पा रहा था। एक मौका ऐसा आया जहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें मिलना असंभव था। फिर भी मैंने कहा चलो दर्शन ही हो जाएंगे, दूर से ये भी काफ़ी है। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से वो मेरे पास आए, मुझसे बात भी की। हम दोनों ने एक दूसरे को, मैंने उनके हाथ जोड़े, उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उस समय मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मेरा प्रोजेक्शन था, मेरी आंखों में आंसू ला रहा था, मेरी भावनाएं थी। आज ऐसा नहीं होगा जब मुझे पता लगता है कि वो उस ही एजेंडा का हिस्सा थे। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद उन्होंने मानवता को बचाने के लिए काम नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही किसी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके आंसू निकल रहे हों, अगर किसी और देश का, अफ्रीका का, जापान का वहाँ पे जाएगा तो उसको शायद वो इमोशन नहीं आ पाएंगे। ये इमोशन उस जगह के नहीं, ये इमोशन आपका भाव है जो आपकी भावनाओं को प्रकट कर रहा है आंसुओं के रूप में। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी ये समझकर कि ये इस जगह का प्रभाव नहीं, आपके इमोशन का प्रकटीकरण है, आपके इमोशन बह रहे हैं। युद्ध की जब हम देखते हैं न्यूज़ और वहाँ की त्रासदी या कहीं पे भूकंप आता है, हम दुखी हो जाते हैं, तो भावनाएं प्रकट होती हैं। युद्ध धरती पे कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि कंट्रोलर्स को भूख के लिए भोजन चाहिए। इस भोजन के लिए ऑलवेज इस तरह की एनर्जीज को प्रोड्यूस करने के लिए धरती पे युद्ध चलता रहेगा। थोड़ा सा आप लॉजिकल होके सोचें, क्यों धरती पे दो पड़ोसी देश हमेशा एक दूसरे के दुश्मन हैं? सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया में जापान और कोरिया, ईरान और इराक, रूस और यूक्रेन एंड सो ऑन। पूरी धरती पे दो पड़ोसी देश इसलिए दुश्मन हैं क्योंकि उनकी भावनाएं प्रकट होती रहें और हर उस भावना से जो ऊर्जा प्रकट हो उसको वो सक करके कन्वर्ट कर सकें। ना सिर्फ युद्ध, युद्ध के बाद मास मेडिटेशन की कॉल
इसी तरह की एनर्जी को जनरेट करती है। जब एक मास मेडिटेशन धरती पे हजारों लाखों लोग कर रहे हैं तो उस एनर्जी को सक करना इफेक्टिव होता है। इसीलिए युद्ध होता रहेगा और युद्ध के बाद मास मेडिटेशन की कॉल आती रहेंगी। मास मेडिटेशन की कॉल कोबरा टाइप की संस्थाएं जो देती रहती थी और लोग पार्टिसिपेट करते थे, अब इस करंट एनर्जी में, इस प्रकाश में वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, बहुत रिसेंटली, उन्होंने कॉल दी थी ट्रम्प और एलन मस्क के लिए मास मेडिटेशन की कॉल। अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। पागलपन बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हो कि वो मास मेडिटेशन की कॉल यूजलेस है। और इवन कोबरा जैसी संस्थाएं जिन्होंने आपको ये इम्प्रेशन डाल रखा है कि वो टनल को क्लीन कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, वो इस डार्क एजेंडा के ही प्रमोटर हैं। वो खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं। खैर, टॉपिक ये था कि जो मास मेडिटेशन की कॉल कोबरा वगैरह की संस्थाएं देती थी वो सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन इसी लूश एनर्जी को प्रोड्यूस करती थी। बड़े बड़े गुरु जब बहुत बड़े लोगों को इकट्ठा करते हैं वहां पे भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी सक कर ली जाती है। आप वर्तमान समय के बड़े बड़े गुरुओं को देखो। इन बड़े गुरुओं को पिछले समय धरती पे जो एजेंडा चल रहा था उसके बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी सेरेमनीज उसमें मास को इकट्ठा करके इस एनर्जीज को सक करने के इंस्ट्रूमेंट अब तक बनते रहे थे, लेकिन अब एक्सपोज हो रहे हैं। क्यों इतने डिफरेंट तरह की एनर्जीज की जरूरत होती है? युद्ध की, खुशी की, फुटबॉल की। जैसे खाने के लिए डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। एक ही तरह का होगा तो खाना बोर हो जाएंगे, तो डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। इसलिए डिफरेंट तरह की लूश है। जैसे पानी से भी बिजली बन सकती है, कोयले से भी बन सकती है, या न्यूक्लियर तरीके से भी बिजली बन सकती है, बिल्कुल ऐसे ही इन डिफरेंट तरह की एनर्जीज को सक करते हैं। और तो और ब्रह्मचारियों की एनर्जी एक अलग तरीके की है। मुझे मौका मिला रामकृष्ण मिशन में कलकत्ता में जाने का, तो वहां पर सेरेमनी में सबसे आगे यंग ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस खुद मैरिड थे, सारी परंपराओं में कई ऋषि मैरिड थे, लेकिन अब वहां पे जो सन्यासी हैं, मुझे लगता है कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना कंपल्शन है। और वो आगे बैठ के जब एनर्जी उनकी जनरेट होती है, वो एनर्जी भी सक हो जाती है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी पर्सन की एनर्जी या ऑरा को फील कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि ये पर्सन ने जो अभी रिसेंट वाले समय में वैक्सीनेशन ली थी वो ली है कि नहीं ली है। इस हद तक सेंसिटिव होते हैं। ऐसे पर्सन जब ऐसी सेरेमनीज में जाते हैं तो वो देख सकते हैं कि किस तरह एनर्जी जनरेट हो रही है और सक हो रही है। अगर किसी धार्मिक जगह से आपको बहुत लगाव है, बचपन से आपने उसके बारे में सुना है, और जब आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं। किसी एक पिलग्रिमेज को करने के लिए आपने जिंदगी भर पैसे जोड़े, आपकी इच्छा है, आपके अंदर ये कंडीशनिंग है, ये भाव है कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, या हम मुक्त हो जाएंगे, या वहां जाने की इच्छा पैदा हुई। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि भावनाएं इंटेंसिव होती हैं और वो एनर्जी सक हो जाती है, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा लोग वहां पर एक साथ हों तो। लूश असली एनर्जी हार्वेस्टिंग है या एक मेटाफर है? आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता हो। अगर आप इसको नहीं भी स्वीकार कर सकते कि हमारे इमोशंस को कोई सक करता है अपने भोजन के लिए, तो आप इसको मेटाफर के रूप में जान सकते हैं कि आपकी एनर्जी आपके जीवन को लगातार इस लूप में रखने के लिए बाधा बनी हुई है। इसके बियॉन्ड जाने के लिए आपको इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। अब इस एनर्जी को हम कैसे बचाएं? सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपकी भावनाएं कैसे सक होती हैं उनको समझें। मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया आपको लगातार इस भावनाओं में बहका के इन्वॉल्व रखता है। एनर्जी वैम्पायर सबसे बड़ा मीडिया है। पिछले समय की घटनाओं को देखें। बड़े बड़े जो युद्ध हुए, इराक में युद्ध हुआ इस बात पे कि वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं। उन वेपन्स को हटाने के लिए अटैक करना जरूरी है।
50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, डरे, और वहां पे एक भी वेपन नहीं निकला और किसी के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलर्स के इंस्ट्रूमेंट हैं पूरी धरती पे। सबने देखा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक के समय 2 प्लेन थे और 3 बिल्डिंग हुई। 3rd बिल्डिंग का बाद में नाम ही हट गया और जो इन्फॉर्म्ड लोग थे उन्होंने बताया कि प्लेन से वो बिल्डिंग नहीं गिर सकती। 9/11 का जो इवेंट है वहां पे जो वेपन्स यूज हुए हैं वो हार्ट से भी ज्यादा पावरफुल हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा वहां के लोगों ने, उन सिविल इंजीनियर्स वगैरह ने उस जगह को देख के बताया। रूस और यूक्रेन में इतने समय से युद्ध हो रहा है, इजराइल पैलेस्टीन में हो रहा है, कौन करवा रहा है? जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको ये समझना आसान हो जाए कि हम अपनी एनर्जी किसी के भोजन के लिए लगातार दे रहे हैं। फिर भी अगर हम इसको नहीं मान सकते तो कम से कम हम इसको एक मेटाफर के रूप में ले सकते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकें, बचा सकें, और हम इसको अपने उस भविष्य के लिए यूज कर सकें, हम अपने जीवन के इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को कैसे बचाएं? सबसे पहले पिछले साल की घटनाओं को देखें। 2023, 24, अब हम 25 में हैं। जो भी हेडलाइंस थी जिसको सुनते ही आप भावनाओं में बह जाते थे, उनकी आज के समय में क्या सिग्निफिकेंस है? मीडिया उन्हीं कंट्रोलर का इंस्ट्रूमेंट है, उसी डर को फैलाता है, वो डर जो बिकता है। नॉट ओनली बिकने के लिए, ये सिर्फ आपको कंट्रोल करने की जो एनर्जी का मैकेनिज्म है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हीं युद्ध की फोटो, उन्हीं आतंकवाद का डर, वही अब अफ्रीका की वही बच्चों की गरीबी, नेकेड बच्चे दिखाना लगातार, या फिर अब आपको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के नाम पे डराना, ये मीडिया का काम है। सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, निगेटिव प्रोग्रामिंग वाले लगातार आप देखो कि ऐसे ही आपको बहकाते रहते हैं। हमने 2000 में सुना सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, कुछ हुआ? 2012 में दुनिया बंद हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ हुआ? अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, तब आप चीजों को अपने हाथ में ले सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम उस बेल्ट से गुजर रहा है जिसमें हमारे थॉट्स इजीली मैनिफेस्ट हो सकते हैं। इस बेल्ट में हमारी एनर्जीज, इन डर के बदले अगर हम एक सुनहरे भविष्य को क्रिएट करने में लगाएं तो वो आसानी से हो सकता है। लेकिन इसको स्टॉप करने के लिए लगातार मीडिया, माइंड प्रोग्रामिंग, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग, प्रिडिक्शंस आपको इन्वॉल्व रखते हैं, तो आप इनसे बच सकते हैं। अवेयर होके आपकी अवेयरनेस, जब भी एनर्जी सक होने लगे, अपने आप को स्टॉप करें, गहरी सांसें लें और जानें कि ये एनर्जी सकिंग का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म से हम बाहर निकलना चाहते हैं। नो रेजिस्टेंस, नो जस्टिफिकेशन का प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस करते करते आपकी अवेयरनेस उस लेवल पे आ जाएगी जब आप मैकेनिकल रिएक्शन करने से बच सकेंगे। अभी मैकेनिकल रिएक्शन हो जाता है, फिर वो मैकेनिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। हर एक के पास जागरूक चॉइस है। इस सिस्टम का हिस्सा बनना, एनर्जी को देते रहना किसी और के भोजन के लिए, या फिर लूप में फंसे रहने के लिए, या अपनी एनर्जी से एक ऐसे जगत का निर्माण करना जहां पे डर ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, अबेंडेंस हो।